पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह आदित्य और उसकी पत्नी अपने गांव में आते हैं, लेकिन आकांक्षा को आदित्य के घर का श्राप परेशान करने लगता है और फिर आदित्य के सामने उसके घर के श्राप का सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि राजीव ने किस तरह लव मैरिज करी और उसके बाद भी सुनीता यानी उसकी दादी ने अपनी देवरानी को नहीं अपनाया, पर माया को कोई दिखा जिसने उसे गलत रास्ते को चुनने पर मजबूर कर दिया। पर क्या माया सच में काले जादू की तरफ जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। माया के दिमाग में बस उस औरत की बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन थी। कुछ ही देर में राजीव घर आता है, पर माया राजीव के आने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनीता अब माया के साथ और कटने लगती है। ये देख माया अब खुद से बात करती हुई कहती है, मेरी ही गलती थी जो मैंने उस औरत की बात नहीं मानी। अरे मैंने इस घर और राजीव जी के अलावा और मांगा ही क्या था, लेकिन इन लोगों ने मुझे इस घर की बहू का दर्जा दिया ही नहीं। लेकिन मैं भी माया हूँ, माया अपना हक लेकर ही रहेगी। इतना बोलकर माया आधी रात में जंगल की तरफ जाती है, जहाँ वो आज भी उस औरत को देखती है और अब माया उस औरत के काले जादू की तंत्र विद्याएं सीखने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ माया धीरे धीरे तंत्र विद्या सीखने लग जाती है। माया अब रोज रात अपने घर से बाहर जाती है और उस औरत से मिलकर आए दिन कोई न कोई विद्याएं करती। ऐसे ही एक रात माया जंगल की तरफ जा रही होती है, पर तभी सुनीता की आंख खुल जाती है। जहां वो माया को बाहर जाता देख उसके पीछे जाती है। उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माया बस कुछ दिनों के बाद तुझे कुछ बलि चढ़ानी है और फिर सब कुछ तेरी मुट्ठी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस कुछ दिन और उसके बाद सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। मैं उन सब से अपना बदला लूंगी जिन्होंने मुझे ठुकराया है। जहाँ माया उस औरत से बात कर रही होती है तो वहीं ये सब सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए अपने घर और बाकी गांव वालों को इसकी सूचना देती है, जिसके बाद राजीव घर वालों के साथ अपने हाथ में आग की मशाल लिए वहां जाता है, जहां माया उस औरत के साथ तंत्र विद्याएं कर रही थी। मुझे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे इस तरह हासिल किया। माया, तूने ये क्या किया? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? राजीव की आवाज सुनकर माया की पूजा भंग हो जाती है और वो डरते हुए खिड़की की तरफ देखती है, जहाँ न सिर्फ राजीव बल्कि पूरे गांव वालों को देख वो घबरा जाती है। माया भागते हुए उस झोपड़ी से बाहर आती है और राजीव को सफाई देते हुए कहती है, राजीव, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। उस औरत ने मेरा माइंड वश में कर लिया था। मेरी बात का विश्वास करो। कौन सी औरत? किस औरत की बात कर रही हो? अरे इस झोपड़ी के अंदर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। राजीव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस तरह राजीव माया के साथ अंदर जाता है और पीछे पीछे पूरा गांव भी झोपड़ी के अंदर देखता है, पर उन लोगों को सिवाय माया के वहाँ कुछ नजर नहीं आता। कहाँ है यहाँ कोई? मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं दिख रहा। माया, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया इस पूरे गांव वालों के सामने। ये साबित कर दिया कि लव मैरिज सच में बहुत खराब होती है। राजीव, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो औरत मेरे सामने बैठी हुई है और आप है कि माया, ये मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, क्योंकि जो तुम हमें बता रही हो ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। बचने के लिए तुम हम लोगों से झूठ बोल रही हो, झूठ। एक तरफ सुनीता माया को सुना रही होती है, वहीं जब माया उस औरत की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि असल में वो कोई औरत ही नहीं थी बल्कि एक काला साया था जो हवा में विलीन हो जाता है, जिसे देख माया सबके सामने लाचार हो जाती है। आप लोग शायद सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती है, लेकिन मैंने ये सब कुछ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। दीदी, मैं आपसे और राजीव जी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। बस आप लोगों के प्यार को पाने के लिए ये सब मैंने कदम उठाया। बस माया, बस तुम्हें तो खुद की देवरानी बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। भाभी बिल्कुल सही कह रही है माया।
मुझे भाभी ने कई बार कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने तुमसे शादी की, लेकिन अब और नहीं, तुम्हें इसके किए की सजा मिलेगी। तुम सही कह रहे हो राजीव, मुझे इस मेरे किए पर सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे सजा देने वाले तुम नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। जो चीज मैं जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद करूंगी। मैं तुम्हारे आने वाले 7 पुश्तों को श्राप देती हूँ कि जब भी कोई लव मैरिज करके इस घर में आएगा तो उसकी मौत निश्चित है। मेरा शरीर तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन मेरी रूह तुम्हारे खानदान के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। इतना बोलकर माया खुद ही शरीर में आग लगा लेती है और इस तरह माया का अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। ये था सच। बस यही कारण है आकांक्षा को ना अपनाने का, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस दिन हमने आकांक्षा को अपना लिया उस दिन तू और आकांक्षा खुद की जान से हाथ धो बैठोगे। जब तू पैदा हुआ था आदित्य, तभी भविष्यवाणी हो गई थी कि तू लव मैरिज करेगा, और जब तुम अपनी बीवी लेकर इस गांव में आएगा तब वो श्राप दोबारा जागृत होगा जो हमारे परिवार वालों को लगा है। और देखो वही हुआ। तुझे बचाते हुए तेरी माँ ने तुझे शहर भेज दिया और खुद की बलि चढ़ा दी। अगर ऐसी बात है तो इस श्राप से मैं अपने गांव वालों को आजाद करवाऊंगा। लेकिन देवर जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ठहरे एक मामूली इंसान और वो एक आत्मा है। हम इंसान से तो वो जीत सकते हैं, लेकिन आत्मा से? भाभी, हर इंसान की मौत के बाद उसके परिवार वाले उसके शरीर की अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित करते हैं, लेकिन माया दीदी की अस्थियां कहीं ना कहीं अब भी सही सलामत हैं, तभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है माँ, क्योंकि जब चाची मरी थी तब उनकी अस्थियों को कोई भी उस जगह से नहीं लेकर आया था। इसका मतलब माया दीदी की अस्थियां अभी वहीं पड़ी हैं। इतना बोलकर आदित्य ना आव देखता है न ताव और पहुंच जाता है जंगल की साइड और उन अस्थियों को लेने के लिए। आदित्य कुछ देर बाद उस झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी वो अस्थियां दिखाई नहीं देती। आदित्य, अगर तुझे आकांक्षा को बचाना है तो तुझे दादी की अस्थियां ढूंढनी पड़ेंगी। राजीव दादा ने अपने प्यार पर भरोसा नहीं रखा, लेकिन मुझे खुद के प्यार पर भरोसा है और मैं अपनी आकांक्षा को कुछ नहीं होने दे सकता। भले ही दादू ने दादी का साथ ना दिया हो, लेकिन मैं अपनी आकांक्षा का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह काफी ढूंढने के बाद आदित्य को आखिरकार वो अस्थियां मिल जाती हैं और वो उन अस्थियों को लेकर घर जाता है, जहां वो देखता है कि आकांक्षा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। आदित्य, तुम्हें ये अस्थियां मिल गई, लाओ मुझे दे दो वो। माया दादी, मैं जानता हूं कि आकांक्षा के शरीर में आप हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बीवी को छोड़ दो, ये श्राप यहीं खत्म कर दो। आदित्य की बात सुनकर आकांक्षा जोर जोर से हंसने लगती है और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा देती है और थोड़ी देर बाद वो नीचे पटक देती है, जिसके बाद आदित्य अब जरा सा भी नहीं सोचता और वो भागते हुए गंगा नदी के पास जाता है और अस्थियों को विसर्जित कर देता है। अस्थियां विसर्जित होते ही माया आकांक्षा का शरीर छोड़ देती है और इस तरह आकांक्षा और आदित्य का पूरा घर उस श्राप से मुक्त हो जाता है। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बाद, आकांक्षा, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और देखो, हमारा पूरा परिवार हमें अपनाने के लिए तैयार है। इस तरह सुनीता रानी और बाकी के सभी लोग आकांक्षा को अपना लेते हैं। पर क्या सच में इस श्राप का अंत यही था या अब भी कुछ रह गया था? तो आपको कैसी लगी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।